दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 495 नंबर का लेक्चर है। यदि ध्यान दिया जाए दोस्तों तो आज हमारा फिजिक्स का ये 40 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, अब तक दोस्तों मैं 39 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारे 40वां लेक्चर है जिसमें हम चुंबकत्व के सवाल को कवर करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने चुंबकत्व चैप्टर को पढ़ाया था लेकिन बहुत सारे सवाल बचे हुए थे, तो मैंने कहा एक वीडियो और दे देता हूं ताकि इस चैप्टर से संबंधित सारी समस्याओं का जड़ से निदान हो जाए। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,850 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। कितने? 14,850 सवाल आज आपके तैयार होने वाले हैं और चुंबकत्व के बहुत सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पर हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एक विषय को कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट कवर हो रहा है। अब तक 6 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री का तीनों पार्ट हो गया है। पूरा संविधान पढ़ा चुका हूं, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा चुका हूं, पूरा भारत का भूगोल पढ़ा चुका हूं। तो इस प्रकार 6 विषय हमारे कवर हो चुके हैं। 7वें विषय में हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। चुंबकत्व के बाद एक और चैप्टर है दोस्तों जिसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के सवालों को देखेंगे। जी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के सवालों को देखेंगे। उसके बाद कुछ आविष्कार से संबंधित सवाल देखेंगे। देन आपका एक टॉपिक जो है बढ़िया से फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी चलेगा 4-5 लेक्चर और चल सकता है। जितना भी जाएगा कोशिश किया जाएगा कि हर एक टॉपिक पर हमारी चर्चाएं हो, ऐसा कुछ ना हो जो कुछ छूट जाए। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक बार आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कम से कम डेमो क्लास देखिए। आपको लगता है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छी क्लास चलती है तो ठीक है, लेकिन पेड कोर्स का केवल 10-20% है, इससे ज्यादा नहीं है। आप जब पेड कोर्स में आएंगे सच्चाई तब आपको पता चलेगी कि कितनी सारी बातें हैं और कितने नए नए अंदाज हैं, नए नए तरीके हैं जिसके माध्यम से क्लास दी जाती है। ठीक है, चलिए सवालों को देखते हैं। वह पदार्थ क्या कहलाता है जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके यौगिकों को अपनी और विशेष रूप से अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करता है? अच्छा बताओ, कोई ऐसा पदार्थ है जो किसी विशेष चीज को आकर्षित करता है, उसे आप क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो भैया इसमें काहे इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि अब 2 लाइन का प्रश्न है, उत्तर छोटा सा। मैग्नेट यानी चुंबक। ठीक है, चुंबक क्या करता है दोस्तों? चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, वो विशेष रूप से चीजों को आकर्षित करता है, हर चीज को नहीं, जो कुछ विशेष चीजों को ही दोस्तों चुंबक आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए चुंबक है, लोहा उसके पास ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा, प्लास्टिक ले जाएंगे, लकड़ी ले जाएंगे तो नहीं आकर्षित करेगा। ठीक है, तो चुंबक का काम ही होता है, चुंबक का गुण होता है आकर्षण करने का। और ठीक है, चुंबक का गुण क्या होता है दोस्तों? आकर्षण का गुण। ठीक है, चुंबक के अंदर क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। और चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नेट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों वो निगेटिव होती है और कम होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है वो कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होती, कम होती। उसी तरह से अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि वे कौन से पदार्थ हैं जिनके अंदर दोस्तों ये निगेटिव की जगह प्रवृत्ति जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव या कम दे, याद रखिए इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं डायमैटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, DIA और फिर लिखिएगा मैग्नेटिक। ठीक है, DIA मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसको डायमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। ये जो होता है दोस्तों इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होती है एवं कम होती है प्रतिचुंबकीय की। ठीक है, अच्छा प्रतिचुंबकीय में क्या क्या आता है दोस्तों? मान लीजिए आपसे कभी उदाहरण पूछ दिया कि एक काम करिए सर, कुछ मेरा थोड़ा सा आज परीक्षा ले रहा है। ठीक है, चलते चलते बंद हो जा रहा है। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चला, तो मैं आपको यही सवाल पढ़ा रहा था कि किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये निगेटिव होती है और कम होती है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल था तांबा हो गया, विस्मित हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रतिचुंबकीय, ध्यान से सुनिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता यह 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, 1 से 0 के मध्य। ठीक है,
1 से 0 के मध्य होती है। अरे आप समझो ना, ये जो प्रतिचुंबकी लिख लिया है, पहली बात तो ये निगेटिव वाला होता है, ठीक है, निगेटिव, इसकी प्रवृत्ति जो होती है निगेटिव होती है, प्लस दोस्तों कम होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये क्या था दोस्तों, ये हम लोगों ने पीछे प्रवृत्ति पढ़ा था, तो इसको आप याद रखेंगे। प्लस याद रखेगा जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि 1 और 0 के मध्य होती है, चुंबकशीलता की बात कर रहा है, तो याद रखेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो ये रहती है, ठीक है। अच्छा, ये 1 से 0 के मध्य कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होना जानते हैं ना, दूर भागते हैं। एक होता आकर्षित होना, एक होता प्रतिकर्षित होना। प्रतिकर्षित होने का मतलब होता है दूर भागना, ठीक है। तो ये अपने भाषा में इसको लिखिए, इसको अपने भाषा में लिखिए कि चुंबक जो होते हैं दोस्तों, चुंबक, ठीक है, चुंबक प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित होने का मतलब क्या है, दूर भागना, ठीक है, दूर भागना। आकर्षण नहीं है, इनके अंदर प्रतिकर्षण होता है। जैसे आप वही देख लीजिए, मैग्नेट देख लीजिए, तो मैग्नेट का एक सिरा एक दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे सिरा को आप टच करेंगे तो टच ही नहीं होगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो आप प्रतिकर्षण का गुण होता है, ये वही चीज बता रहा है। तो कहीं पे अगर प्रतिकर्षित लिखे तो प्रतिकर्षित का संबंध प्रतिचुंबकीय पदार्थों से होता है, ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों के आगे प्रति लगा हुआ, तो आप उस तरह से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान से समझिएगा, करा बताइए वे कौन से पदार्थ हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप यानी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों प्रतिचुंबकीय में ही क्यों होता है, मैं इसका कारण बता दूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप एक चीज हमेशा जानते हैं और आपको पता भी होगा, चुंबक को गर्म अगर कर दिया जाए तो उसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर, गर्म करने का मतलब क्या, वही ताप तो आप उसे दे रहे हैं, ठीक है। गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं दोस्तों, अगर गर्म कर दिया तो उसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे। अब जब एक चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे तो ये दोस्तों प्रतिचुंबकीय बन जाएगा, तभी प्रतिचुंबकीय बनेगा, ठीक है। तो याद रखेगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि किन पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो प्रतिचुंबकीय है, जो पहले से प्रतिचुंबकीय है, बताओ उसमें वो ताप पर निर्भर रह के क्या करेगा। सुनो, मेरा कहने का मतलब समझो, नहीं तो आप उल्टा समझ जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो चीज पहले से प्रतिचुंबकीय है, जिसके अंदर चुंबक का गुण है ही नहीं, उसका ताप से क्या लेना देना। अरे जिसके अंदर चुंबक का गुण है वो न ताप से डरेगा कि उसको गर्म करेंगे तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। जिसमें पहले से ही चुंबक का गुण नहीं था, जो पहले से ही प्रतिकर्षण को फॉलो करता है, उसको टेंपरेचर से क्या लेना देना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, दोनों लाइनें दो अलग अलग बातें बता रही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे देखिए, करा प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ये किस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है यह किस अवस्था में मिलते हैं, तो याद रखेगा दोस्तों, ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ये उन तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, ठीक है। यह ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं, यह द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, और यह गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में दोस्तों मिलते हैं जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी जिनके प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति होती है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है, एक लाइन में। आगे बढ़िए, अगला सवाल, करा किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, अब देखिए दे दिया, करा पॉजिटिव होती है लेकिन कम होती, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होने के साथ साथ कम होती है, किसमें होता है, तो इसको कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या होता है, कम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जो होता है इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे पैरामैग्नेटिक का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे पैरामैग्नेटिक का नाम दिया जाता है, अनुचुंबकीय। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव तो होती है लेकिन कम होती है, ये आप याद रखेंगे। यानी ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है।
अर्थात ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति, सॉरी आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित, क्षेत्रों के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिए, दुर्बल क्षेत्र मतलब क्या है? जहां कमजोर है। ये देखिए, चुंबकीय गुण हाई होना और कमजोर होना। हाई रहेगा तो तुरंत कैप्चर करेगा, कमजोर रहेगा तो धीमा होगा। ठीक है, खिंचाव का गुण जो है धीमा। तो कह रहा है कि ये जो अनुचुंबकीय होते हैं ना, इनमें होता तो आकर्षण है, ये लिखिए, ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित होंगे तब तो क्या बन जाएगा? वो प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। ठीक है, तो प्रति आकर्षित होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, होते हैं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति जो आकर्षित होते हैं पदार्थ, उन्हें हम अनुचुंबकीय के अंतर्गत रखते हैं। और इनकी प्रवृत्ति क्या होती? पॉजिटिव होती है और कम होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कर अनुचुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता दोस्तों कितनी होती? ठीक है, देखिए पीछे यही सवाल दिया था कि किन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, यहां देखिए कहां दिखा था, ये नीचे वाला। ठीक है, किन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 से 1 के बीच में होती है, तो जो प्रति चुंबकीय होते हैं वो। उसी तरह से जब आप उसमें जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, 1 से अधिक पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अनुचुंबकीय पे जा चुके हैं। ठीक है, तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है? यह 1 से अधिक होती है और 2 से कम होती है। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, 1 से 2 के मध्य। ठीक है, 1 से 2 के मध्य होती है। ठीक है, और यही चीज आपने पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, यही सवाल आपने पढ़ा था, इसी तरह का सवाल प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जब आप पढ़ा था तब वहां आपने 0 से 1 को पढ़ा था। ठीक है, कि 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। और यहां आप क्या पढ़ रहे हैं? 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय में क्या है, अनुचुंबकीय में क्या है, ये एकदम सिस्टम से आप जो है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। करा किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के व्युत्क्रमानुपाती यानी ताप के उल्टा। ठीक है, तो याद रखेगा ये अनुचुंबकीय वालों की खासियत है। ठीक है, किसमें? अनुचुंबकीय में। क्यों दोस्तों? थोड़ा बहुत तो गुण होता है ना आकर्षण का। ठीक है, अनुचुंबकीय। ठीक है, क्यों? मैं आपको समझा दूं, क्योंकि अनुचुंबकीय में आकर्षण के गुण होते हैं, भले कमी होते हैं लेकिन होते तो है ना। ठीक है, अनुचुंबकीय में आकर्षण के गुण होते हैं। ठीक है, आकर्षण के गुण होते हैं। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ किस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, जो देखिए आपने इसके पहले पढ़ा था कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो किस किस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, सवाल आपने पीछे पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था कि तीनों अवस्था में मिलते हैं, ठोस में भी मिलेंगे, द्रव में भी मिलते हैं और गैसीय अवस्था में मिलते हैं। तो क्या अनुचुंबकीय पदार्थ भी तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं या नहीं? तो याद रखेगा ये भी तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। ठीक है, यह भी अनुचुंबकीय भी ठोस में मिलता है, द्रव में मिलता है और गैस। ठीक है, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उन तीनों में मिलते हैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय दोनों वैरायटी की चीजें दोस्तों आपको मिल जाएंगी, इसको ध्यान में रखेंगे। किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां धनात्मक की बात कर रहा है। ठीक है, क्या होती है? धनात्मक। और धनात्मक के साथ साथ बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक, ये दोस्तों सवाल किया। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऋणात्मक प्लस कम। ठीक है, तो ये कहां होता है दोस्तों? ये प्रतिचुंबकीय में होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है और कम होती है। फिर दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया धनात्मक और कम। ठीक है, धनात्मक और कम, तो बताया अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय दुर्बल क्षेत्रों में के प्रति भी आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ा था। अब आपको धनात्मक और अधिक दे रहा है, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब ये धनात्मक और अधिक की बात कर रहा है, तो जिस चुंबक का इंतजार आप कर रहे थे, और इसी के साथ एक चीज और पढ़िए, यहां आपने पढ़ा था 0 से 1। ठीक है, यहां आपने पढ़ा था 1 से 2, ये भी आप पढ़ते चलिए। ठीक है, और अब दोस्तों यहां पूछ रहा है कि धनात्मक भी हो बहुत अधिक भी हो, ऐसी प्रवृत्तियां कहां पाई जाती हैं? तो ऐसी प्रवृत्तियां मिलती हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में। कहां मिलती हैं? लौह चुंबकीय
चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा होती हैं, इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद आ गया। इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अनुचुंबकीय को, ठीक है, और इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, और इसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। लिख दें क्या कहीं पे, ठीक है, याद रखेगा। इसको मैंने बताया था, इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। और इसको कहते हैं दोस्तों, इसको डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, और सही बोल रहा हूं ना? हाँ ठीक तो है। इसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, लौ चुंबकी वाले को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, और बाकी जो अनुचुंबकी इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये हो गया 3, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा, किन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए आप यहां आपने क्या क्या पढ़ा था, 0 से 1 लिखेगा तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे प्रति चुंबकीय, ठीक है। क्या बताएंगे? प्रति चुंबकीय में जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो 0 से 1 होती है। 1 से 2 दोस्तों किसमें होती है? तो 1 से 2 होती है अनुचुंबकीय में, 1 से 2 होती है अनुचुंबकीय में। और यहां पर दोस्तों जो तीसरा कंडीशन है, 1 से बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और ये किसमें होता है दोस्तों? ये होता है लौह चुंबकीय में, ठीक है। ये किसमें होता है? ये होता है लौह चुंबकीय में, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल भी याद रखेगा। सब एक जैसे मिलते जुलते सवाल थे, तभी मुझे लगा कि मैं चुंबक का एक चैप्टर और आपको पढ़ा दूं तो आपका जो है काम हो जाएगा। आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ये सारे सवाल नए हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल नए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा, किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये ताप पर जटिल ढंग से निर्भर करती है? निर्भर क्यों करती है? ज्यादा टेम्परेचर में उसके चुंबक के गुण ही समाप्त हो जाएंगे, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ से संबंधित है। क्यों? क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर पर इसलिए निर्भर करता है कि गर्म करने पर चुंबकीय गुण खो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उससे अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहां जटिल ढंग से निर्भर करता है। इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा, कौन से पदार्थ हीरोस्टेरिसिस प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, कौन से पदार्थ दोस्तों हीरोस्टेरिसिस, 1 मिनट रुकिए, तो कितना हो गया? 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ चल रहा है, स्लाइड गड़बड़ इसलिए चल रहा है, ऊपर एक ग्रीन पेज लगा हुआ है, ठीक है। हम भी करें कि 7 स्लाइड पे एक ब्रेक मिलता है मुझे, आज 8वीं स्लाइड आ गई, तो कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर तो गड़बड़ नहीं हो गया, ठीक है। करेक्ट, कौन से पदार्थ जो होते हैं ये हिस्टेरिसिस दोस्तों प्रदर्शित करते हैं? ये शब्द दोस्तों आप पहली बार सुन रहे होंगे, हिस्टेरिसिस प्रदर्शित करना। जो ये लौ वाले होते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, यही दोस्तों हिस्टेरिसिस प्रदर्शित करते हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। लौह, ये आपके लिए एक सवाल रहेगा, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। आपका जवाब ये होगा लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है ये आप बताएंगे। करेक्ट, कौन से चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होते हैं? ठीक है, कौन से चुंबकीय पदार्थ? अच्छा, इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था कि चाहे आपने प्रतिचुंबकीय को देखा, चाहे आपने प्रतिचुंबकीय को देखा या फिर आपने अनुचुंबकीय को देखा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो आपने पढ़ा कि यह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। कौन? ये तीनों अवस्था में दोस्तों ये पाए जाते हैं। लेकिन जो लौह वाले हैं, जो लौह वाले हैं इनको आप याद रखेंगे, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है सिर्फ ठोस में पाए जाते हैं। इसलिए जो चुंबक के गुण आप जिसे आप चुंबक समझते हैं वो एक्चुअली लौह चुंबक होता है, वो फेरोमैग्नेटिक होता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आपने इसके अलावा कोई दूसरा चुंबक नहीं देखा होगा। हम चुंबक का मतलब सिर्फ चुंबक समझते हैं, जबकि चुंबक का मतलब होता है आकर्षण का गुण। अगर कोई चीज किसी को भी आकर्षित कर रही है तो वो चुंबकीय गुण उसमें होते हैं, ये माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कर वह ताप क्या कहलाता है जिस ताप के ऊपर प्रत्येक लौह चुंबकीय, ठीक है, पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति जो है व्यवहार करने लगते हैं। जब उसको चाप के गर्म कर देंगे तो क्या होगा? इसी को क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर पे अगर उसे गर्म कर दिया जाए, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर पर, क्यूरी ताप पर यदि उससे किसी चुंबक को, किसी लौह चुंबक को दोस्तों गर्म कर दिया जाए तो बेचारा उसके गुण धीरे धीरे कम हो जाएंगे, वो अनुचुंबकीय बन जाएगा, ठीक है। गुण का कम होना
और एकदम खत्म हो गया तो प्रतिचुंबकीय बन जाएगा। तो अभी तो खाली गर्म किए हैं क्यूरी ताप पर, तो अनुचुंबकीय बना है। और ज्यादा हीट कर दिया जाएगा तो उसके चुंबकीय गुण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपने पढ़ा कि फिर भी अनुचुंबकीय में थोड़े से आकर्षण के गुण होते हैं, प्रतिचुंबकीय में तो एकदम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक ये मेरा 7वां सब्जेक्ट है जो खत्म होने वाला है। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपके व्यूज नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते हैं, लोग लाइक नहीं करते। देखिए, अच्छी चीजें किसी को नहीं पसंद आती। मैं अगर कूद फान के पढ़ाता तो आज मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे 15,000 सवाल पूरे होने वाले हैं। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, कोई भी चैनल नहीं है जिसने आपको सीक्वेंस में एक सटीक तरीके से 15,000 सवाल पढ़ाया हो इत्मीनान से, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है। तो अगर स्टडी 91 ने वो कर दिखाया है, इसका मतलब उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत हुई है, ठीक है। आप जब कभी ये वीडियो देखना शुरू करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि नितिन सर, अच्छा देखिए वीडियो। कई बार आप क्या है ना, भरोसा नहीं होता है, बच्चे पूछते हैं सर इस एग्जाम के लिए पढ़ लें, उस एग्जाम के लिए पढ़ लें। भाई ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनते हैं, तभी मैं इन सारे सवालों को लेकर आता हूं। ये अपने घर से नहीं सवाल बना रहा हूं, और हमेशा पेपर को स्टडी करने के बाद ये सवाल जवाब तैयार किए जा रहे हैं। तो आप जब पढ़ेंगे ना, पूरा सीरीज जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मेहनत हुआ है। यार 15,000 सवाल कम नहीं होता है क्लास में। भाई आज 14,800 कंप्लीट हो रहा है आपका, तो 14,800 200 कम है, 200 और 2-4 दिन में कवर हो जाएगा। तो 15,000 हमारे कवर होने वाले हैं। तो इसके पीछे बहुत दिन खर्च हुआ है। अगर रोज एक लेक्चर देखोगे तब तो हमको पकड़ने में तुमको 1.5 साल बीत जाएगा। भाई 495 लेक्चर हो गया है, 365 दिन में साल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सोचो मैं कितना आगे चल रहा हूं। तो आप जाइए वीडियोस देखिए, यही आपसे गुजारिश करूंगा। बाकी दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि क्या क्या पढ़ा दिया गया है। तो ये 6 विषय दोस्तों आपको पढ़ा दिया गया है, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इतना पढ़ा दिया गया है। और अब हमारा जो 7वां विषय है वो दोस्तों हम लोग फिजिक्स को दोस्तों कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स कवर कर रहे हैं। 456 नंबर से फिजिक्स पढ़ना शुरू किए थे, 495 पर आए हैं। हमारा ये 40 नंबर का लेक्चर है। कितने नंबर का? 40 नंबर का दोस्तों लेक्चर है। और अभी फिजिक्स जो है हमारी चली रही है। अब देखो 45-50 जहां भी जाके रुक जाए देखा जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। करा लोहे के लिए दोस्तों क्यूरी ताप कितना होता है? आपने क्या पढ़ा? क्यूरी ताप किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्यूरी ताप पर होता क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, अणु चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। और आपसे सवाल कर रहा है कि बताइए लोहे के लिए क्यूरी ताप है कितना? कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाए कि ये जो चुंबक है वो बदल जाए, अणुचुंबक बन जाए? तो दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा 770 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 770 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको गर्म करेंगे, इसी टेम्परेचर को क्यूरी ताप कहा जाता है। तब वो जो लोहा है उसका गुण समाप्त होगा, उसका जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाएगा और वो अणुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों बन जाएगा। ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से सवाल दे रहा है निकिल के लिए। निकिल के लिए दोस्तों कितना क्यूरी ताप माना गया है? निकिल, ठीक है। निकिल को दोस्तों Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, लोहे को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। निकिल के लिए जो क्यूरी ताप है दोस्तों वो 358 डिग्री सेल्सियस बताया गया। कितना? 358 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। निकिल के लिए यह बताया गया कि अगर निकिल को इतने टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे और वह अणुचुंबकीय बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट के लिए दोस्तों क्यूरी ताप कितना है दोस्तों? तो करीब 1058 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1058 डिग्री सेल्सियस पर कोबाल्ट को यदि गर्म किया जाएगा तो उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे और वह अणुचुंबकीय बन जाएगा। नहीं, 1075 करिएगा, ठीक है। 1075 सही है कि 58 है जी? एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। एक बार आप इसे चेक करिएगा, चेक, ठीक है। चेक करिएगा कि 1058 डिग्री सेल्सियस है या 1075 है, या चेक कर लीजिए एक बार, याद नहीं आ रहा मुझे। कोबाल्ट, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, खुद से मिल जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 का दोस्त, अब कहेंगे सर कितना पढ़ा जाए? अरे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम 2-3 का आप याद रखिए, ये आपके लिए काफी है।
करा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुनिए ध्यान से, किसी चुंबक के, कोई चुंबक ले लिया, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय ध्रुव द्वारा, ठीक है, जिसमें चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव कितने होते हैं, दो ही ध्रुव होते हैं दोस्तों, या तो N होगा या तो S होगा, मतलब नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा। तो कह रहा है चुंबकीय ध्रुव द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह अनुभव होता है वो क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र को ही इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये दो पार्ट होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसी के माध्यम से चुंबक के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण दोस्तों होता है यहाँ पे, ठीक है। करा चुंबक में किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों प्रबल होता है, करा बताइए वो कौन सा स्थान है जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, हाई होता है, वो बताइए। तो याद रखेगा चुंबक के ध्रुव पर, ठीक है, चुंबक के ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर, चाहे आप उसमें N वाला हो चाहे S हो, ठीक है, उसके ध्रुवों पर दोस्तों ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। जबकि ध्रुव से जितना दूर जाएंगे उतना दोस्तों घटता जाएगा। करा चुंबक में किन रेखाओं के आसपास होने के कारण ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, करा चुंबक में किन रेखाओं के आसपास होने के कारण ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। चुंबक में एक ही रेखा है, उसको चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, ठीक है, जो चुंबक के अंदर रेखाएं पाई जाती हैं उसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। सही मायने में दोस्तों इस तरह की रेखाएं कोई आंखों से दिखती नहीं हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेगा, ध्रुव से जितना दूर जाएंगे ये जो प्रबल शक्ति वो कम होता जाएगा, ये भी याद रखेगा। करा चुंबक में किस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों दुर्बल हो जाता है, तो इसका एक ही उत्तर है ध्रुवों से दूर जाने पर। ध्रुवों से दूर जाने पर जितना दूर जाएंगे उतना दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता चला जाएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कहां होता है, याद कर लीजिए फिर से, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल दोस्तों कहां पर होता है, तो प्रबल होता है कहां पर, ये होता है ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुवों पर प्रबल होता है, ध्रुवों पर प्रबल होता है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों से दूर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, तो यह एक तरह की सदिश राशि मानी जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि, सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, दोनों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों याद रखेंगे यह किस प्रकार की राशि है, यह एक प्रकार की सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र को किस संकेताक्षर द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है, तो ऐसे बी पे एक ऊपर से ऐसे लाइन खींचते हैं, इसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। पहले बी लिखते हैं, बी के ऊपर से कैसे लाइन देते हैं, ऊपर से तीर बनता है, ये सैंबल है दोस्तों। इस सैंबल को लेकर के भी कई बार सवाल परीक्षा में बने हैं, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा किस क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, करा किस क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है बताइए। तो दोस्तों जो चुंबकीय, यार ये सब बहुत बेकार टाइप का सवाल है, ठीक है, इतना हाई फाई दिख रहा है, औकात कुछ नहीं, ठीक है। अरे भैया जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी को तो कहा जाता है। एक ही चीज को बार बार पूछ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से रुकिए मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र या फ्लक्स का ये कहां पैदा होगा यार, जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसका उसी में ना सारा होगा, उसके बाहर होगा, उसके बाहर तो कुछ है होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सब दोस्तों उसी से संबंधित है। आगे बढ़िए, करा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चा इसको सुनते ही तुरंत बोलता है टेस्ला, इसका एसआई मात्रक क्या होता है टेस्ला, वो दोस्तों गलत हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक के रूप में आप यहां टेस्ला बोलिए, सही है, अन्य मात्रक में आप टेस्ला कीजिए, सही है। जब कभी आपसे एसआई मात्रक पूछे तो एसआई मात्रक टेस्ला नहीं होता है। एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एसआई मात्रक चुंबक का होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता दोस्तों एसआई मात्रक। हाँ, जब कभी दोस्तों आपसे चुंबक के अन्य मात्रक के बारे में जानकारी पूछे कि अन्य मात्रक क्या होते हैं, तब दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, तब आपका जवाब हो जाएगा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, या अथवा चाहे टेस्ला बोल सकते हैं, या टेस्ला के अलावा एक और इसका मात्रक है वेबर मीटर, वेबर मीटर नहीं, वेबर प्रति मीटर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर, यह भी दोस्तों एक मात्रक है। टेस्ला भी एक मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी एक मात्रक है। तो याद रखेगा चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक, तीनों को पढ़िएगा, परीक्षा में कहीं से भी कुछ टपक जाता है, कहीं से भी कुछ आ जाता है, ये आप याद रखेंगे। बच्चा टेस्ला रट के गया, पेपर में आ गया वेबर प्रति मीटर, ठीक है, बच्चा जानता ही नहीं था कि वेबर प्रति मीटर भी इसका एक अन्य मात्रक के रूप में जाना जाता है। करा अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। ऐसा लगता है इतना हाई फाई सवाल, अरे बाप रे, अरे इतना बड़ा सवाल दे दिया, तो डर गया मैं उसको देख करके। फिर से पढ़िए, जितना बड़ा सवाल होता है उतना आसान उत्तर होता है, ठीक है। क्या लिखा है, कह रहा अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव को लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखेगा, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय विभव कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कर चुंबक, ये तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई उन काल्पनिक वक्र रेखाओं को क्या कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जो हमने ढेर सारी काल्पनिक रेखाएं खींची ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है, जो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आती हैं, चुंबक के बाहरी क्षेत्र में वो उत्तर से दक्षिण जाती हैं और आंतरिक क्षेत्र में फिर वो अंदर से वापस आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो कह रहा चुंबकीय क्षेत्र में जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं उनको क्या कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। करा कौन सी रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ठीक है। बंद वक्र माने जानते हैं ना, मतलब गोला बना देगी, वक्र माने, ठीक है। तो कौन सी रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये खुद ही बंद वक्र होती हैं, ठीक है। दिखा दे रहा हूं अभी कैसे, अभी आपको इमेज दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। सर दिखा देते तो मजा आ जाता। देखिए मान लीजिए ऐसे चुंबक है तो आप देखते होंगे इसी तरह तो बनता है, देखिए ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो यही आपको वक्र नहीं दिख रहा है, एक बंद वक्र के जैसा। या पीछे आइए, इमेज दिखा देता हूं, कवर पेज पे ही लगा था इमेज। आप देखिए यहाँ पे बंद वक्र दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ बंद वक्र दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ बंद वक्र दिख रहा है कि नहीं, हर जगह आपको दिखेगा। तो ये पहचान होता है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की यह पहचान होती है, ये आप याद रखेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आप साथ में रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। बाकी हम हैं, जो मुझसे बेस्ट हो पाता है मैं वो चीज़ें देता रहता हूँ। फिजिक्स की क्लास बहुत जल्द दोस्तों समाप्त होने वाली है। और जो बच्चे पूछते हैं कि सर आप एग्ज़ाम वाइज क्यों नहीं पढ़ाते हैं, मैंने बहुत पढ़ा दिया। जैसे इतना फिजिक्स पे चर्चा हो जा रहा है, आप फिर भविष्य में हमसे कहिए कि फिजिक्स के सवाल करा दीजिए। बताइए क्या मतलब सवाल कराने का। मैंने मतलब आप समझिए 150 लेक्चर में आपको इतिहास पढ़ा दिया, आप कभी आके उन लेक्चर को देखें नहीं और आप कहते हैं सर फला एग्जाम के लिए इतिहास हमको पढ़ना, मैं क्या करूं। अरे भाई 150 लेक्चर दिया, उसको पढ़ो ना। उसको पढ़ोगे तो अच्छा खराब क्या है, कैसे है, सब खुद ही पता चलेगा। और क्लास यहाँ बोरिंग नहीं होती। बोरिंग इसलिए नहीं होती कि सीधे सवाल जवाब पे चर्चा करते हैं। और आप भागते इसलिए हैं कि आप इस चैप्टर में हैं कमजोर। जब आप हैं कमजोर तो आप भागते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं सर रुकना नहीं है, रुकने मतलब नहीं समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है वो पढ़ना ही नहीं है। अब यही भावना रहेगी तो गड़बड़ होगा आपके साथ, ठीक है। आप आइए, साथ में जुड़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कीजिए। सारे कोर्सेज इसी पे चल रहे हैं, डेमो क्लास देखिए, पसंद आता है तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत सुपर डुपर हिट क्लास चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप एक बार मुझसे हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आप इतना खुश हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि सर ये क्लास मुझे पहले क्यों नहीं मिली। और जिंदगी में आपको पहली बार ऐसा महसूस होगा। लेकिन अगर पढ़ने की इच्छुक हैं तो आपको पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस होगा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया।
बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, एक बार आप बैच में आएंगे ना तो आपका दिल और भरोसा और विश्वास सब मैं जीत लूंगा। ठीक है, ये तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूं, प्रचार तो करना पड़ेगा ना, बैच के बारे में तो बताना पड़ेगा ना। और मैं तो आपको सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। आओ एक बार डेमो देखो, पसंद आएगा तो ज्वाइन करना भाई, नहीं पसंद आएगा मत ज्वाइन करना। जिसकी बात समझ में आए, जिस टीचर की बात समझ में आए उसका बैच ज्वाइन करो, क्योंकि सिलेक्शन लेना प्राथमिकता है। नितिन सर का बैच ज्वाइन करना प्राथमिकता नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, घर वालों का नाम रोशन करना वो जरूरी है। हम तो माध्यम है, ठीक है। तो अगर लगे कि मेरे साथ सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो तो चढ़ो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।